नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरथल कला एंड खिनूसर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। आज हम फिजिक्स के चौथे पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे कक्षा 12 में, और इसी प्रकार के पहले दो भाग हमने देखे हैं और इसी प्रकार इस पाठ को हम आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियो की तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हम जो हमारा दूसरा भाग था इस पाठ का, चौथे पाठ का, जिसका नाम है विद्युत धारिता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का ये जो सिलेबस है आरबीएसई सिलेबस में 12वीं की फिजिक्स का चौथा पाठ विद्युत धारिता, इसमें दो भाग हमने पढ़ लिए। तीसरा भाग, दूसरे भाग में हमने क्या पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या था और संधारित्र कितने प्रकार का होता है। उसमें से हमने पहला जो समांतर प्लेट संधारित्र था उसकी धारिता का सूत्र हमने ज्ञात कर लिया था, और उसकी धारिता का सूत्र हमारे पास में आया था C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसके बाद में हमने एक अगली हेडिंग जो छोटी सी परिभाषा पढ़ी थी, उपांत प्रभाव क्या होता है, वो पढ़ लिया था कि प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वहां पर विद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाती हैं, और इस प्रभाव को क्या कहते थे, उपांत प्रभाव कहते थे। यहां तक का हमने दूसरे भाग में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे कि आगे क्या हो इस पाठ में। तो अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ये पूरी हेडिंग है, पूर्णतः भरा हो। मतलब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, लेकिन जो पिछला फॉर्मूला हमने देखा था उसमें प्लेटों के मध्य जो माध्यम था वो हमने निर्वात माना था। अब यदि निर्वात की जगह मैं कोई और माध्यम भर देता हूं तो उसका धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता क्या हो, नई जो धारिता होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है। तो हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हुआ हो। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है, हेडिंग नोट कर ली। अब देखिएगा आगे, ये मान लिया मेरा समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी धनात्मक प्लेट, ये इसकी ऋणात्मक प्लेट, प्लेट P1 प्लेट P2। इस प्लेट पर कैसा आवेश, धनावेश है, और इस प्लेट पर कैसा है, ऋणावेश है। ये दोनों प्लेटों के मध्य खाली जगह है। पहले जो हमने पिछला भाग जो हमने देखा तो उसमें हमने यहाँ पर जो माध्यम माना था वो क्या था, निर्वात माना था, कि माना दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, निर्वात है। लेकिन अब हमें निर्वात नहीं मानना है। मान लिया एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, दोनों प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ है, एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। वो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन r है, और मान लिया दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कैपिटल D है और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। तो डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, दो प्लेटें समांतर प्लेट संधारित्र की, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कैपिटल D, और मान लिया दोनों के मध्य एक माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। ये माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और उसके आगे लिखिएगा, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है, यदि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो
प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल हमने देखा था E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल बना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तब था जब क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात है। ठीक है, यहां तक लिख लिया, आगे लिखो। यदि दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM। याद कीजिएगा पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि माध्यम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी माध्यम में, वो निर्वात की 1/εr गुना हो जाती है। निर्वात में जितनी है उसका 1/εr गुना हो जाती है, और निर्वात में कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्थिति में जब प्लेटों के मध्य हमने माध्यम भर दिया है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि यहाँ पर कितनी मानी है हमने, EM मानी है, उसका मान कितना हो जाएगा, E अपॉन एप्सिलॉन r, और E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इनटू एप्सिलॉन r। अब चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कितना होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं सही साफ कह सकता हूं कि जो EM प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r है। सिग्मा का मान Q अपॉन A लिखूंगा तो ये बन जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। EM इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये हो गए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है E अपॉन D। V इज इक्वल टू कितना होता है, E अपॉन D, सॉरी E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। E इज इक्वल टू कितना होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। अब यदि यहाँ से E स्थिति में हमने कितना माना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM माननी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, EM इज इक्वल टू V अपॉन D, और EM का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू V अपॉन D। EM का मान लिख दिया, तो यहाँ हमने ज्ञात किया था, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू V अपॉन D। और यदि हमें धारिता ज्ञात करनी होती है तो धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V के लिए V को पक्षांतर करके इधर लाना है, और ये जो भाग हर में है इसको इधर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन D, और ये क्या होती है, Q अपॉन V धारिता का सूत्र होता है। तो ये बन गई यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू कितनी बन गई, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में कैपिटल स्मॉल d। तो ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि माध्यम है तो इसके लिए हम यहाँ पर Cm का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो याद रखना कि जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए तो जो धारिता का सूत्र होता है वो A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r अपॉन d होता है। इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, Cm इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू एप्सिलॉन r, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d ये हमने पढ़ा था धारिता होती है कब, जब प्लेटों के मध्य माध्यम में निर्वात हो। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से Cm इज इक्वल टू आ गया C इनटू एप्सिलॉन r। अर्थात यहाँ से रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो जो नई धारिता है वो निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन r गुना
हो जाती है। तो यहाँ तक का ये डेरिवेशन हमें नोट करना है, डायग्राम बनाना है, ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है और अंत में यहाँ तक हमें पूरा सिद्ध करना होता है। तो नीचे एक लाइन लिखिएगा, अर्थात प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिए जाने पर, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में भर दिए जाने पर संधारित्र की धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है, निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। तो ये है हमारा आज का पहला हेडिंग, जब जिसमें हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जब प्लेटों के मध्य क्या भरा हो, एक परावैद्युतांक माध्यम भरा हो जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो ये हेडिंग है। इस प्रकार हमने इसको डेरिवेशन में स्थापित कर लिया है, सिद्ध कर दिया है इसको कि माध्यम भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वापस से वही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत माध्यम में अंशतः भरा हो, परावैद्युत माध्यम में अंशतः भरा हो, परावैद्युत माध्यम में अंशतः भरा हो। तो ये हो गई हमारी अगली हेडिंग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि प्लेटों के मध्य जो माध्यम है वो कैसा भरा गया है, अंशतः भरा गया है। कैसा भरा गया है, अंशतः भरा गया है। तो यहां नोट करने वाली बात यह है कि हेडिंग तो वैसी ही है कि परावैद्युत माध्यम भरा है, लेकिन पिछले वाली हेडिंग में वहां पर यहां पर पूर्णतः था, यहां पर क्या है, अंशतः है। मतलब फर्क इतना हो गया कि जो पहले माध्यम भरा था वो प्लेटों के पीछे पूरा भरा था, कोई खाली जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बार अंशतः मतलब आंशिक रूप से, पूरे को नहीं भरना है, कुछ भाग में ही माध्यम भरना है, बाकी जगह वायु या निर्वात ही रहेगी। तो इसको मैं डायग्राम से ऐसे समझ सकता हूं कि ये है मेरे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये इस प्लेट पर क्या है, धनावेश है और इस प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, d है। अभी जो हमने पिछली हेडिंग की थी उसमें इस पूरी प्लेटों, पूरी d दूरी के अंदर हमने क्या भरा था, माध्यम भरा था, लेकिन यहां पर अंशतः भरना है तो मैंने d दूरी के बजाय एक t मोटाई की पट्टिका रख दी और इसके में जो पट्टिका है एक माध्यम की है और इस पट्टिका का जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक मैंने मान लिया कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो इस बार पूरी d दूरी में ना भरकर मात्र केवल एक उसकी छोटी सी दूरी t के अंदर हमने क्या भरी है, परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक पट्टिका रख दी है। तो अब हमें धारिता ज्ञात करनी है कि अब इस स्थिति में इस संधारित्र की धारिता का मान कितना हो जाएगा, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो डायग्राम नोट कीजिएगा और आगे लिखना शुरू कीजिएगा। देखिएगा, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम की टी मोटाई की एक पट्टिका रख दी जाती है, टी मोटाई की एक पट्टिका रख दी जाती है। ठीक है,
यहां तक की बात आगे समझ में। अब देखो यहां पर हमें इसके अंदर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले जो दो केस हमने पढ़े, एक में तो पूरे में निर्वात थी, तो सब में निर्वात थी, माध्यम नहीं बदला था, तो पूरी प्लेटों के मध्य सभी दूरियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान थी। और दूसरे में हमने क्या किया था, निर्वात की जगह है कोई माध्यम रख दिया था, तो उस पूरे वो जो माध्यम था वो भी पूरे में रखा था, इस कारण पूरे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी थी, एक समान थी। लेकिन अब ना तो पूरे में वायु है और ना ही पूरे में माध्यम है, कुछ भाग में वायु है और कुछ भाग में क्या है, माध्यम है। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी और निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। तो हमें दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं वायु क्षेत्र में, वायु का हो या निर्वात का हो, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संदर्भ प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान यदि मैं Q अपॉन A लिख दूं तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में ये तो निर्वात जितने भाग में वायु उतने भाग में लिख दिया, T मोटाई की पट्टिका में, T मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, T मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार हमने दो बार अलग अलग क्यों निकाला, क्योंकि इस बार दोनों प्लेटों की जो दूरी कैपिटल स्मॉल d है, इस पूरी दूरी में ना तो एक समान माध्यम नहीं है, कुछ भाग में वायु है और कुछ भाग में बड़ा विद्युत अलग माध्यम भरा हुआ है। तो यहाँ पर वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग ज्ञात करेंगे और उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग ज्ञात करेंगे। तो उसमें जो Em हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। और निर्वात में कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो ये आ गई वायु भाग में और ये आ गई किसमें, उस पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, ये यहां आगे बात समझ में कि दो बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग क्यों निकाली, क्योंकि इस बार माध्यम कितने हैं, दो है। एक भाग में वायु भी एक माध्यम है और एक भाग में कोई T मोटाई की पट्टिका किसी पराविद्युत माध्यम की रखी हुई है। तो दो है, तो दो भागों में हमने क्या ज्ञात कर लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। आगे नोट कीजिएगा, यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, यदि प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर V हो तो, यदि प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर V हो तो कुल विभवांतर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं विद्युत विभव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी तो विद्युत विभव का मान भी बदलेगा। तो चूंकि प्लेट में, प्लेट जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और इस पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। जब वायु और पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है तो वायु और विद्युत क्षेत्र की पट्टिका में विद्युत विभव का मान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर यदि कुल विभव ज्ञात करना है तो पट्टिका में विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं और इस वायु भाग में विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल विभव V क्या हो गया, वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस वायु क्षेत्र, वायु में जितना विभवांतर को क्या किया, प्लस परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, जो पट्टिका बनी हुई है वो परावैद्युत माध्यम की है, उस परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, ये पट्टिका में विभवांतर कितना है और उस निर्वात में वायु भाग में विभवांतर कितना है, दोनों का मान मैं यहां ज्ञात कर लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहां तक नोट कीजिएगा, उसके बाद में ऊपर का मर्रत कर रहा हूं और यहां देखिएगा। अब देखिएगा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के मध्य क्या संबंध होता है। हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D, E इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन D। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू D। यदि मुझे दोनों के बीच में कुल, प्लेटों के बीच में कुल विभव ज्ञात करना है तो E ज्ञात करना और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से।
तो अब इसी सूत्र के आधार पर E into D के आधार पर वायु क्षेत्र में विभवांतर ज्ञात करेंगे और परावैद्युत माध्यम में भी विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। वायु क्षेत्र में विभवांतर होता है E into D। E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें? वायु क्षेत्र में विभवांतर ज्ञात करें तो वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू D। D मतलब कितने दूर में वायु क्षेत्र फैला हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में वायु में कितनी मानी है? D इन E इनटू D। D क्या होती है? दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, जितनी दूर में वायु फैली हुई है। देखिए वायु कितनी दूर में फैली हुई है, पूरी दूरी है D और उसमें से T में हमने क्या रख दी? पट्टिका रख दी। तो बचे हुए भाग में क्या है? वायु है। तो वायु कितनी दूरी में है? D माइनस T। कुल दूरी कितनी थी? D, उसमें से T में तो हमने ये रख दिया, तो बचे हुए भाग में ही वायु रहेगी और बचेगा कितना? पूरी में D में से T कम कर दिया तो कितना बच गया? D माइनस T। तो ये तो आ गया वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यम में विभवांतर। परावैद्युत माध्यम में विभवांतर मतलब विभवांतर क्या करना? तो वही परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू परावैद्युत माध्यम की दूरी। तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी है? EM मानी है और परावैद्युत माध्यम कितनी दूरी में फैला हुआ है? T दूरी में फैला हुआ है। तो ये हो गया EM इनटू T। E का मान मैं लिखता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस ये किसका मान आ रहा है? कुल विद्युत विभव V का मान आ रहा है। E का EM A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू T। इन दोनों में से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो यहां से मैंने लिख दिया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और अंदर ब्रैकेट में बच गया D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये आ गया विद्युत विभव का मान V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहां से ये हो गया विद्युत विभव का मान। अब हम जानते हैं धारिता इज इक्वल टू कितना होता है? धारिता C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। धारिता का सूत्र होता है, क्योंकि धारिता C इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन V। तो Q का तो क्या लिखा? Q और V क्या होता है? विभवांतर। और विभवांतर का मान हमने अभी ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है? तो ये हो गया विभवांतर का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल होगा, 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हर अंश में जाएगा, तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में पूर्णतः न भरा होकर कैसा भरा हुआ हो? अंशतः भरा हुआ हो, तो ये होती है उसकी विद्युत क्षेत्र की उस संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इस प्रकार हमने संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो और वो पूर्णतः भरा न होकर के कैसा भरा हुआ हो? अंशतः भरा हुआ हो। तो यहां से हमने इस प्रकार हमने सूत्र को भी सिद्ध कर लिया है। नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। नोट कर लिया? लिखिएगा अगली हेडिंग, लिखिएगा अगली हेडिंग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हो। परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरे हो। परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरे हो। वापस से वही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, बट उसके आगे की शर्त बदल गई। इस बार क्या है? भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ और भिन्न भिन्न मोटाई के। डायग्राम से हम समझेंगे कैसा कहना चाहता है। यह मान लिया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इसकी धनात्मक प्लेट, ये इसकी धनात्मक प्लेट, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी दी। अभी देखिए मैं पिछले केसेस को रिवाइज करता हूं। पहले केस में हमने पढ़ा जब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम क्या था? निर्वात था, कोई माध्यम नहीं था। दूसरे में हमने क्या पढ़ा?
जब परावैद्युत माध्यम भरा हो, लेकिन वो परावैद्युत माध्यम कैसा हो, पूर्णतः भरा हो, बिल्कुल भी जगह नहीं, जितनी भी जगह सब के अंदर हमने क्या बता दिया, परावैद्युत माध्यम, एक ही परावैद्युत माध्यम भरा। तीसरे केस में हमने पढ़ा कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम तो भरा हुआ हो, लेकिन वो पूर्णतः ना होगा कि कुछ एक सीमित दूरी के अंदर भरा हो, पूरी दूरी में नहीं भरा, कुछ जगह वायु भी छोड़ दी। चौथे केस में देखिए क्या कहता है, भरना तो अभी भी अंशतः है, मतलब पूरे के अंदर माध्यम नहीं भरना है, अंशतः भरना है, और वो अंशतः भी कैसा है, भिन्न भिन्न परावैद्युत और भिन्न भिन्न मोटाई के। मतलब ये एक परावैद्युत माध्यम लिया, कितनी दूरी भरा, T1 दूरी, ये पहला पदार्थ लिया। इसी के बगल में हमने देखा कि दूसरा पदार्थ, लेकिन उसका मोटाई अलग है, वो कितनी दूरी भरा हुआ है, T2 दूरी में भरा हुआ है, और ये अलग पदार्थ, पहले वाला पदार्थ नहीं है। इस पदार्थ की जो माध्यम, उसका परावर्तन कितना है, एप्सिलॉन r है, और ये जो पट्टिका है इसका परावर्तन कितना है, एप्सिलॉन r2 है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरी पट्टिका है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, तीसरी पट्टिका कितनी दूरी में रखी हुई है, T3 दूरी में रखी हुई है, और उसका परावर्तन कितना है, एप्सिलॉन r3 है। इस प्रकार हमने यहाँ पर कितनी पट्टिकाएं रख दी, n पट्टिकाएं रख दी, और अंतिम पट्टिका Tn मोटाई की है, और उसमें जो परावर्तन है उसका कितना है, एप्सिलॉन rn है। आइए अब हेडिंग को समझते हैं। क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के, भिन्न भिन्न मोटाई देखिए, पहला जो परावर्तन वो कितने दूरी में, T1 दूरी में, दूसरा T2 दूरी में, तीसरा T3 दूरी में, भिन्न भिन्न अलग अलग है, T1 का मान T2 के बराबर है नहीं है, तो भिन्न भिन्न मोटाई में, और क्या है, भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ, पहले में कोई परावैद्युत पदार्थ मतलब तेल भरा हुआ है, दूसरे में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तीसरे में कोई और पदार्थ भरा हुआ है, अलग अलग मोटाई के अलग अलग पदार्थ भरे हुए हैं। तो अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो डायग्राम नोट कीजिएगा और लिखिएगा, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है कैपिटल A, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के मध्य क्रमशः एप्सिलॉन r1 कॉमा एप्सिलॉन r2 कॉमा एप्सिलॉन r3 डॉट 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 अप टू एप्सिलॉन r परावर्तन वाले, एप्सिलॉन n परावर्तन वाले, एप्सिलॉन rn परावर्तन वाले माध्यम T1, T2, T3 डॉट 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 अप टू Tn मोटाई में, Tn मोटाई के रखे गए हैं, Tn मोटाई के रखे गए हैं। इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के मध्य वायु भाग में, इन प्लेटों के मध्य वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन प्लेटों के मध्य वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि सारे में नहीं है, ध्यान रखना, अंश है, मतलब सभी को जोड़ देंगे तो भी कुछ भाग में क्या बच जाएगी, वायु बच जाएगी, और उस वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है, तो A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है। इसके बाद एप्सिलॉन r1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करो, कोई माध्यम आ जाता है तो निर्वात का 1 अपॉन एप्सिलॉन r गुना हो जाता है, तो पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E अपॉन एप्सिलॉन R1 विच इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1। ये पहले माध्यम में आ गई। इसी प्रकार जो दूसरा परावृत्तांक माध्यम है जिसका विद्युत क्षेत्र परावृत्तांक कितना है एप्सिलॉन R2 है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी E अपॉन एप्सिलॉन R2 विच इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R2। E3 जो होगा तीसरे पट्टी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपॉन एप्सिलॉन R3 Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इनटू एप्सिलॉन R3। इसी प्रकार यदि मैं nवीं पट्टी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो वो होगी E अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। तो ये हो गई हमारे पास में। इसी प्रकार हमने सभी जितने भी पट्टी का सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। पहली निर्वात में इतनी है, पहली पट्टी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, दूसरी में इतनी होगी, तीसरी में इतनी होगी और nवीं पट्टी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। नोट कर लिया यहाँ तक का? किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, फिर भी यदि दिक्कत हो तो आप ये एक आपका यूजर फ्रेंडली चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, कभी भी बिना झिझक के आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आपको आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। कोई बड़ी समस्या हो तो उसको अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ तक का कि हमने सभी जितने भी माध्यम थे सभी के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। आगे लिखिएगा, यदि प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर V हो तो, कुल विभवांतर V हो तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर V। तो देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं कुल विभवांतर V होगा जो वायु है उस भाग में विभवांतर प्लस पहले माध्यम में विभवांतर प्लस दूसरे में, तीसरे में। इसी प्रकार जितने भी माध्यम है सब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है, तो सब में विद्युत विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और कुल विद्युत विभव ज्ञात करना, तो जितनी भी पट्टिका है सब में विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो वायु में ज्ञात करने जितने भी माध्यम थे सब में हमने विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। और विद्युत विभव ज्ञात करने का पिछले फॉर्मूले में हमने देखा था, जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था उसमें विद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र V इज इक्वल टू लिखा था E into T। E थी उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले यदि मैं वायु में ज्ञात करूं तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने कितना मानना है, E मानना है, इनटू दूरी D मतलब वायु कितनी दूरी में फैली हुई है, टोटल दूरी है D और उसमें से T वो इतनी दूरी में तो क्या है माध्यम है। और ये दूरी कितनी है, पहली की मोटाई T1, दूसरे की T2, तीसरे की T3, चौथे की T4, पांचवी की T5। तो टोटल ज्ञात करनी है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यदि वायु ज्ञात करनी है तो कुल दूरी कितनी है, D है, D में से क्या घटा दें, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू कितना Tn हटा देंगे। तो जो भाग बचेगा वो क्या बचेगा, उस भाग में क्या बचेगी, वायु बचेगी, प्लस V1 मतलब पहले माध्यम में विद्युत विभव का मान, और वो कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और कितनी दूरी में फैला हुआ है, वो T1 दूरी में फैला हुआ। पहला माध्यम कितनी दूरी में फैला हुआ है, T1 दूरी में फैला हुआ है। प्लस यदि V2 ज्ञात करना होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V2 दूरी T2 प्लस E3 T3 इसी प्रकार En Tn। आई थिंक इसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फॉर्मूला है विद्युत विभव का V इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू मोटाई D। E क्या है, निर्वात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमने ज्ञात किया था कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn प्लस T1 E1 इनटू T1। E1 का मान कितना था, E1 का मान था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1 इनटू T1। T2 का मान कितना था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R2, ये तो E2 का मान इनटू T2। इसी प्रकार यदि मैं TEN का मान लिखूंगा तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन Rn इनटू Tn। ठीक है, यहां से मैं देखूंगा तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस
ये बात तो इसमें से q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 है, यहाँ बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन r2, इसी प्रकार आगे Tn अपॉन एप्सिलॉन r है। ये मान आ गया किसका v का, और हम जानते हैं धारिता C इज इक्वल टू होता है q अपॉन v। इसका मतलब क्या होगा q अपॉन v, तो v को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो q अपॉन v का मान ज्ञात करना होता है, जो हर में है ये अंश में जाएगा, और जो अंश में है ये सारा कहाँ जाएगा हर में जाएगा, तो ये बच जाएगा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन rn, और ये क्या इसके इक्वल है C के इक्वल है। तो ये आ गई धारिता जब विभिन्न माध्यम भरे हुए हों और विभिन्न मोटाई के पट्टिकाओं के रूप में प्लेटों के मध्य इनको रख दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमने ज्ञात कर लिया। आज के जो वीडियो है इसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अलग अलग केसेस में ज्ञात करना सीखा। पहला केस जो कल हमने पढ़ा था जब प्लेटों के मध्य क्या बना हुआ हो निर्वात हो, दूसरे में आज जब पढ़ा तो पहले केस में पढ़ा कि जब पूर्णतः परावर्तित माध्यम बना हुआ हो, दूसरे में पढ़ा जब आंशिक रूप से परावर्तित माध्यम बना हुआ हो, और तीसरे में हमने अलग केस पढ़ा कि अलग अलग माध्यम अलग अलग मोटाई के और पट्टिकाओं के मध्य आंशिक रूप से भरे हुए हो। तो इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट कर दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम कल पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। क्या पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होंगी उनका समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।